हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से जो हमने एक स्ट्रक्चर की नई सीरीज को स्टार्ट करा है और आज हमारे साथ है सागर जी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसमें सबसे पहले जो है आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपके कॉलम हो गए एंड देन फिर ये कॉलम हो गए, ये कॉलम। तो ये आप देख रहे हैं कॉलम का जो ओरिएंटेशन है, तो उसके बारे में जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और हमारे साथ सागर जी हम बताएंगे कि ओरिएंटेशन जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में जो है हम डेफिनेटली तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम डिस्कस करेंगे। तो सागर जी बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कॉलम का जो ओरिएंटेशन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप मेरे को जो है पहले बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉलम के ओरिएंटेशन की, तो उसका मतलब ये होता है कि हम कहाँ से, मतलब जैसे कॉलम की हम पे दो साइडें हैं। एक साइड हम अगर विड्थ कंसीडर करते हैं, एक साइड डेप्थ कंसीडर करते हैं उसकी, तो हमें किस तरह से कॉलम को प्लेस करना है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ हमारी शॉर्टर साइज आ रही है, एक तरफ हमारी लॉन्गर साइड आ रही है। अच्छा देखिए तो सागर जी, जैसे कि ये है, ये देखिए इसमें जो कॉलम का जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है डायरेक्शन में, और इस वाले में डिफरेंट है। जी 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 कोई कहना चाह रहा है ना, देखिए फिर से ये आपका डिफरेंट डायरेक्शन में कॉलम है और ये फिर ये डिफरेंट जी डायरेक्शन जी में column देखिए, इसकी जो मतलब हम कॉलम की जो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, वो हमारे दो व्यूज़ हैं। एक तो हम आर्किटेक्चर उससे करते हैं, एक हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से करते है। हैं। मतलब अगर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं, ये पूरी वॉल जा रही है एक्सटीरियर की, है ना। अब जैसे इसमें भी 4 इंची की वॉल है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे ये जो कॉलम, अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो ये जो कॉलम है ये 9 इंचज इसकी जो है वो चौड़ाई है। तो इसको अगर पूरा फ्लश करना है तो डेफिनेटली हम पूरी वॉल को जो हम 9 इंचज का बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि पूरा इसी में फ्लश हो जाएगा। तो ये तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जी तो देखिए, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम देखिए, जो भी बिल्डिंग का हमारा लोड ट्रांसफर होना है फाउंडेशन पे, वो कॉलम के थ्रू ही होना है। और जो कॉलम के थ्रू हमारा जो लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो वो लोड किस तरह से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलम है वो लोड ले सके, किस डायरेक्शन में उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है। अगर उस पर लेटरल फोर्स हम लगा रहे हैं, सिस्टमिक के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, लेटरल फोर्स आ रहा है, एक एक्सियल फोर्स भी हमारा आ रहा है, तो वो जब आ रहा है। इसलिए हम सिंपल बात करते हैं, तो इसमें लेटरल जो लोड आता है उसको आप थोड़ा सा समझाइए कि किस जी तरीके देखिए, लेटरल लोड ये होता है, जैसे हम बिल्डिंग की अगर एनालिसिस अर्थक्वेक के लिए, अगर हम बिल्डिंग के एनालिसिस अर्थक्वेक के लिए करते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये बिल्डिंग जो वाई डायरेक्शन में जब ये होगी अप की तरफ, तो वाई डायरेक्शन में जो कॉलम के ज्वाइंट है, इस पे कुछ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है। और इसी हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लेटरल लोड कहते हैं, जो कि हमारा अर्थक्वेक की वजह से इसमें इंड्यूस हो रहा है। ठीक है। और एक इस पे जो कॉलम होता है, आपने सुना ही होगा, जो कॉलम है वो ये हमारा इस लोड के लिए, वर्टिकल लोड के लिए भी हो रहा है, लेटरल लोड के लिए भी हो रहा है। और बेंडिंग भी वो डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं। लॉन्ग कॉलम के केस में वो अलग चीज़ है, शॉर्ट कॉलम में अलग चीज़ है। हम बाईएक्सियल बेंडिंग जब मतलब हम उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारा कॉलम एक अलग तरीके से डिज़ाइन होगा। तो जो इसकी जो ओरिएंटेशन है कॉलम की, ये सब इन बातों पे मतलब निर्भर करती है कि किस तरह से हमारी बिल्डिंग एक्ट कर रही है, ओके। किस तरह से उस पर लेटरल फोर्स लग रहा है। ठीक है। हमारा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है, देखिए हम उसको भी नहीं छोड़ सकते कि अब जैसे ये हमारा कॉलम है, ये 9 इंची की वॉल में फ्लश हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इवन ये दिख रहा है, पर ये कब, पर अगर इधर भी ये 9 इंची की वॉल है, तो ये इधर भी फ्लश हो रहा है। तो हमारी प्लानिंग किस तरह से। अगर ये जो वाली जो वॉल है, मैं आपको बताऊं, ये वाली अगर वॉल आ रही है पूरी, तो ये वाली वॉल अगर मान लिया 4 इंची की वॉल है, तब तो ये कॉलम थोड़ा सा दिखेगा, है ना। सेम एज इट इज अगर इंटीरियर्स के बारे में बात करें, तो जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर ये जो कॉलम है सेम ये वाला इतना पोर्शन जो है ये नजर आएगा, ये है ना। तो ये तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा मुझे को एक मतलब सिंपल एक क्वेश्चन ये बताओ, जैसे मान लिया देखो ये वाला कॉलम की डायरेक्शन अलग है, ठीक है, ये कॉलम की डायरेक्शन अलग है। अगर हम सारे कॉलम्स को एक ही डायरेक्शन में कर दें तो उसका क्या एडवांटेज है या फिर क्या डिसएडवांटेज, ये मुझे बताइए आप। देखिए, जो कॉलम की ओरिएंटेशन लगाई जाती है, वो हमारी बिल्डिंग किस तरह से एक्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती अगर हम है। ये मान लिया सारे जो अगर कॉलम ये एक ही डायरेक्शन में लगा अच्छा, अगर हम सारे इन कॉलमों को एक ही डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो जब इस पे अर्थ को एक फोर्स लगेगा, तो ये सारे कॉलम लगभग एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब कि अगर हम सारे कॉलम्स को एक डायरेक्शन में अगर हम करते हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो बिल्डिंग की कम हो जाएगी। जी देखिए, स्टेबिलिटी भी, और साथ में जब इसमें स्टील आएगा वो एक इम्प्रॉपर आएगा। ओके। तो हमें जो मतलब, अब हम कहीं ज़्यादा स्टील प्रोवाइड क्यों करें जब हमें एक इकोनॉमिक चीज़ हमें मिल सकती है डिज़ाइन के साथ। तो हम कॉलम की ओरिएंटेशन कुछ ऐसा रखें कि जिधर हमारी विड्थ की ज़रूरत है, उधर की तरफ हम विड्थ की तरफ दें, और दूसरी तरफ हम उस कॉलम को मतलब रोटेट करके एक अलग तरीके से उसे एक्ट करवाएं जहाँ पर। नहीं तो मतलब कहने का आपका मतलब ये है कि मतलब जो हम जो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हम जो है एक तो डिफरेंट डिफरेंट रखें, आपका जो पॉइंट है ना। तो जैसे जैसे इसमें देखो ये एक डायरेक्शन में है, फिर उसके बाद आप देखेंगे ये इधर वाला ये दूसरी डायरेक्शन में हो गया। फिर हम इसमें पीछे की तरफ चलते हैं तो अगेन इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आपका एक डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में, फिर ये आपका अलग डायरेक्शन में हो गया। तो
तो इसमें मतलब ये मेरा कहने का पॉइंट है कि ये हम रैंडम रखते हैं या फिर किसी प्लानिंग के तहत करते हैं, या मुझे बताइए। देखिए शिवम जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपका एक कॉलम है, ये 230 बाई 450 का आपका एक कॉलम है, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस इसकी ये हो रही है एक्स एक्स, और वाई वाई ये हो रहा है। तो जब हम इसकी मतलब इस पे कोई भी लोड एक्ट करेगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी आई एक्स एक्स की वैल्यू कुछ अलग होगी, आई वाई वाई की कुछ अलग होगी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए आपको जो है एक ही फेस में जो है कॉलम्स के जो ओरिएंटेशन वो नहीं रखने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट रखने चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक का जो लोड है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्डिंग की बढ़ जाती है अगर हम अलग अलग ओरिएंटेशन में रखते हैं तो। और आर्किटेक्चर वाइज भी हमने बात ही कर ली है कि आर्किटेक्चर वाइज भी हमें कॉलम्स को जितना हो सके हाइट साइड रखना है। इसके अलावा और कोई पॉइंट जो कि आप बताना चाहते हैं ओरिएंटेशन? देखिए, जितना जैसे अब इसका जो सेक्शन मॉडुलस है ना, अब वो सेक्शन मॉडुलस डिपेंड करता है मूवमेंट पे। अब जितना भी इस पे मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, अगर हमारा सेक्शन मॉडुलस हमें उस डायरेक्शन में ज्यादा मिल रहा है तो वो उस डायरेक्शन में ज्यादा मूवमेंट टैकल कर ले रहा है। एक तरफ आपकी बालकोनी है, दूसरी तरफ आपका एक बड़ा रूम आ रहा है, तो वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, कॉलम पे दोनों का लोड आ रहा है, मूवमेंट भी वहां जनरेट हो रहा है। अगर बालकोनी है आपकी और वो कैंटिलीवर निकल रही है, वहां से नेगेटिव मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो आप कॉलम को किस डायरेक्शन में रखें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्शन मॉडुलस मिले, और वो जो मूवमेंट जो इंड्यूस हो रहा है नेगेटिव मूवमेंट, उसे वो इजीली टैकल कर सके और आपको एक इकोनॉमिक कॉलम प्रोवाइड करे। ओके ओके, तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये तो खैर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गई। तो सिंपल मतलब ये सारा काम तो हम जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है प्रॉपर वही करेगा। तो बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कराते हैं तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर जो है आप अपने डिज़ाइनर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो व्यक्ति इन सब चीज़ों पर काम नहीं करते, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट और थंब रूल्स को ही फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी अच्छा पॉइंट जो सागर जी ने बताया, जिसका कि आप ध्यान रख सकते हैं। और तो सागर जी, इसके अलावा और कोई पॉइंट ओरिएंटेशन को लेकर के जो कि बताना चाहें? देखिए, ओरिएंटेशन का पॉइंट ये है कि देखिए, आपका अगर ये दो कॉलम है, ये दो कॉलम आपके बालकोनी में आ रहे हैं, टॉयलेट से बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे हो कि आपकी यहाँ पर एक वॉल चल रही है, इधर इस तरह से कुछ टक बन रहा है। तो अगर हमारी ये वाल अब ये बालकोनी आ रही है तो ये हम आउटर वाल की तरह भी ले सकते हैं अगर चाहें। अगर हम इसे 9 इंची की कर दें और इस कॉलम को हम रोटेट करके ये वाला कॉलम कर दें तो इजीली फ्लश हो जा रहे हैं। तो हमें क्लियर बालकोनी का स्पेस मिल रहा है जिसमें हमारा बालकोनी का टक नहीं मिल रहा, तो जो कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है और आपको ज्यादा स्पेस भी मिल रही है, आपका कॉलम भी नहीं आ रहा है। लेकिन वॉल 9 इंची की, वॉल हमारी 9 इंची की आ जाएगी उसमें फिर? हाँ, उसमें वॉल 9 इंची की आ जाएगी, पर इसका अगर वॉल 4.5 इंची की है तो आप देख रहे हैं कि अंदर जो एरिया आ रहा है वो टॉयलेट का एरिया आ रहा है और शावर का। तो आप उस कॉलम को अंदर की तरह ले सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट में तो आपको मतलब जो इंटीरियर का काम होगा, टाइल्स वगैरह लगेगी ये वो, तो वो उसमें कहीं ना कहीं फ्लश हो जाएगा, तो आपको बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। इस तरह से भी ओरिएंटेशन एक मतलब काफी मायने रखती है। ये तो देखो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना, मतलब स्ट्रक्चर वाइज हम बात करते हैं। तो अभी हमने जैसे स्टेबिलिटी का एक बताया, तो उसके अलावा आप और कोई पॉइंट बताना चाहते हैं? मतलब आर्किटेक्चर को छोड़ दीजिए कि स्टेबिलिटी का, इसके अलावा जो है क्या और जो है पॉइंट रहता है ओरिएंटेशन का? देखिए, अगर आपकी कॉलम की ओरिएंटेशन गलत है और आप उसे मॉडल करते हैं और आप उसकी एनालिसिस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि सॉफ्टवेयर पे स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर पे करते हैं, या आप उसे मैनुअली भी कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस हो। ठीक, जी जी बिल्कुल, अगर आप उसे मैनुअली भी कर रहे हैं तो अगर आपको कहीं पे नॉर्मल एक इस कॉलम की जरूरत है और आप ये कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक नहीं होता, वो सरिया ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि उस पॉइंट पे जो लोड है वो एक अलग तरीके से एक्ट करता है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है, सेक्शन मॉडुलस चेंज हो जाता है जिसकी वजह से, और वो मूवमेंट एक अलग तरीके से कैरी करता है जिस वजह से वो ज़्यादा स्टील वहाँ पे हमें प्रोवाइड करना होता है। तो मतलब कहने का आपका तात्पर्य ये है कि कॉलम के ओरिएंटेशन को चेंज करने मात्र से जो है हम अपने सरिये को बचा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम अगर हमारा कॉलम सही डायरेक्शन में जा रहा है तो और हमने वो दे भी रखा है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा उसी तरह से लोड ले रहा है, क्योंकि देखिए ये सेक्शन मॉडुलस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसके बाद आपका एरिया ऑफ स्टील, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जिस तरह से आपने कहीं पे देखा होगा कि अगर हम कहीं गलत कॉलम लगा देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सरिया हमारा कहीं जगह आ रहा होता है। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर मैंने देखे हैं कि मतलब वो क्या करते हैं कि मतलब एक सरिये की डिटेलिंग जो है वो दे रही कि आप ऐसे कर लो। अब बाई चांस उस कॉलम का अगर ओरिएंटेशन चेंज होता है ना तो उसका सरिया तो चेंज होता है, तो सेम सरिये में उसका ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। तो ये किस हद तक सही है? देखिए, फिर तो वो आपकी स्टेबिलिटी के साथ स्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो कि सही तो बिल्कुल नहीं है, वो पूर्ण रूप से गलत है। हाँ, मतलब आपके कहने में लगा कि ओरिएंटेशन अगर चेंज होता है तो उसका सरिया भी जो है वो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि उस पर जो फोर्सेज जो एक्ट हो रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से होंगे। जी जी जी, उसका मतलब वो जिस भी तरीके से एक्ट कर रहा है वो उसका पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। तो अब किसी भी चीज़ को अगर आप अलग तरीके से कर लेते हो कि कोई चीज़ मतलब सीधी है तो अलग तरीके से लोड ले रही है, उसे 90 डिग्री घुमा दिया वो अलग तरीके से लोड ले रही है,
है ना। तो इसमें मतलब आपके सारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे, उसका लोड लेने का तरीका चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्टील भी चेंज हो जाएगा, कितना नहीं काफ़ी स्टील में आपका फ़र्क आ जाएगा। तो मतलब ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इकोनॉमिक, अगर आप बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर डिजाइन करवा रहे हैं तो। अच्छा सागर जी, एक क्वेश्चन मुझे और बताओ कि आईएस कोड जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के जो कोड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन में जो है हम सरिया किस हिसाब से डालते हैं? देखिए, अगर हम आईएस कोड की बात करते हैं तो जब भी हम देखिए कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो इंजीनियर है वो आईएस कोड मतलब फॉलो करता है, आईएस के जितने भी नॉर्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉलम में मिनिमम सरिया होगा वो 0.8% होगा। 0.8%? मतलब किस तरीके से निकलेगा 8%? देखिए, जो इसका ग्रॉस एरिया होगा कॉलम के साइज का, जैसे हमारा 230/450 है कॉलम का साइज, इसका जो भी ग्रॉस एरिया आएगा उस ग्रॉस एरिया का 0.8% जो होगा 0.8% उतना हम एएसटी इसमें एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे। ओके। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो मैक्सिमम है ये वो उसमें तो 6% दे रखा है, पर जो 6% है वो कुछ ही केस में है, वो मैं अगली वीडियो में हम उस पर बात कर सकते हैं कि किस तरह से कहाँ हम 6% प्रोवाइड करते हैं, कहाँ हम 4। फिलहाल हम जो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं वो 0.8% से, अगर स्पेशल केस कोई नहीं है, 4% तक जो सरिया है वो हम कॉलम में आपका प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो मतलब ये जो ये बेसिकली जो बीच की जो वैल्यू है ना 0.8 से लेकर के 4% तक की, तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? देखिए, जो 0.8 से 4 की ये बिल्डिंग की लोडिंग पे डिपेंड करती है कि कितने मतलब जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कितनी उसमें हाइट है, मतलब वो G+ कितना जा रहा है, उसका कॉलम का साइज क्या है, क्या आ रहा है डिज़ाइन से, और उसके बाद बस ये हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने ये वैल्यू बता दी है ना, अब कोई व्यक्ति बोलता है कि यार 0.8 से 4% के बीच में एक काम करता हूँ मैं 1% या फिर 1.5% ले लेता हूँ, अब हमारी बिल्डिंग सेफ है, तो ये काफ़ी किस हद तक जो है वो सही है? देखिए, एक मतलब थंब रूल से ले लेना, थंब रूल भी नहीं हुआ, ये तो एक तुक्का मार के ले लेना कि मैं इसमें 1.5% अगर सरिया कॉलम में प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो सेफ है, तो ऐसा नहीं है। हम बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उसका जैसे हम कोई भी डिज़ाइन, अगर मैं नॉर्मल एक डिज़ाइन की बात करूँ जिसे हम मॉडल करते हैं, तो कोई भी डिज़ाइन हम अगर सॉफ्टवेयर पे मॉडल करते हैं, उसकी लोडिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, अगर मैं ईटैप्स की बात करता हूँ तो उसमें वो परसेंटेज ऑफ स्टील दिखाता है। तो वो परसेंटेज ऑफ स्टील उस लोड के जो हमारा जो भी वो परसेंटेज ऑफ स्टील दिखाता है, तो वो परसेंटेज ऑफ स्टील जितना भी दिखाता है वो एक लोड के अकॉर्डिंग दिखाता है कि बिल्डिंग पे जो हमने लोड लगाया है और वो बिल्डिंग किस पर्पस से बन रही है। अगर वो बिल्डिंग मान लीजिए हमारी कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बन रही है, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बन रही है, या कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बन रही है, इसके अलावा या वो किस पर्पस से बन रही है, कोई मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, उसको किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग में जैसे कि हम G+1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग है। तो जो भी हम कॉलम का सरिया उस तरह से, अब आप अगर ब्लाइंडली 1.5% मतलब प्रोवाइड कर देंगे, क्या पता उस जगह पे सिर्फ 1% सरिया आ रहा हो तो आपने वहाँ 0.5% आपने एक्स्ट्रा सरिया दे दिया, और उस जगह पे अगर मान लीजिए आपका 2.5 आ रहा हो तो आपने 1% कम दे दिया। इससे क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर एक तो स्टेबिलिटी से आपने फिर दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिक भी नहीं है और सेफ भी कहीं ना कहीं नहीं है। तो ये ब्लाइंडली सरिया देना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सिर्फ नॉर्म्स हैं, और ये 0.8 से 4% तक, और ये नॉर्म्स तभी मतलब किस तरह से फॉलो होंगे ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। बस आपको इसके बीच का सरिया लेना है, और जब भी आप डिज़ाइन करेंगे, या कोई भी एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा उसे पता है कि बिल्डिंग किस तरह से एक्ट कर रही है और उसमें कितना सरिया डालना है और क्या उसमें कॉलम की ओरिएंटेशन रखनी है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जो भी बिल्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो कॉलम का जो ओरिएंटेशन होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, एज वेल एज आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सीरीज़ को अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी, वो भी बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। जो स्ट्रक्चर के टॉपिक्स आप चाहते हैं जिनके ऊपर हम इसी तरीके से और कवर करें और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉर्ट आउट करें और एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करें स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।